अध्याय 3। ये शुक्रवार की शाम थी और डेरेक काम के लिए तैयार हो रहा था। वह अभी भी प्रश्नोत्तर में ही उलझा हुआ था, क्योंकि वेतन बहुत अच्छा था और काल ने चाहे जितनी बार कहा कि वह एक छोटा समारोह चाहता है, डेरेक को पूरा विश्वास था कि जो भी खर्च करने की योजना है, वह अंत में से कम 2 गुना हो जाएगा। ये एक बहुत ही घटिया शादी थी, इसलिए किसी न किसी मोड़ पर तो कुछ न कुछ तो होना ही था। ये तो ऐसे ही काम करते हैं। डेरेक अपनी शर्ट ठीक कर रहा था, तभी स्मार्टफोन पर नाइट ऑन बाल्ड माउंटेन की धुन बज उठी, जो अज्ञात नंबरों के लिए पूर्व निर्धारित रिंगटोन थी। डेरेक एस्पोसिटो, ये कौन है? मिस्टर एस्पोसिटो, ये सेंट जोसेफ अस्पताल है। महिला की आवाज चिंतित लग रही थी। अस्पताल शब्द के साथ यह आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या काल एस्पोसिटो तुम्हारा भाई है? डेरेक लगभग उसके नाखून चबाने की आवाज सुन सकता था। हो क्या हुआ? वह एक कार दुर्घटना में शामिल था और उसकी हालत गंभीर है। आपको जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। डॉक्टरों को आपकी जरूरत है क्योंकि आप उसके स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि हैं और मरीज बेहोश है। कार दुर्घटना। डेरेक दरवाजे से बाहर निकलकर टैक्सी की तलाश करते हुए चिल्लाया। हमारे पास कोई कार नहीं है। आखिर क्या हुआ? माफ करना, मुझे कहने की आज़ादी नहीं है। डॉक्टर समझाएंगे। डेरेक ने फोन काट दिया। उसके पास बेकार की बकबक करने का वक्त नहीं था, बस एक कमबख्त कैब के लिए। यातायात में हर पल यातनापूर्ण था और जब वह अंततः वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सर्जन और एक पुलिस अधिकारी ने उसे समझाया कि काल को एक शराबी ड्राइवर ने कुचल दिया था। अपराधी भाग गया था और पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही थी। एक राहगीर ने तुरंत 911 पर फोन किया, लेकिन दुर्घटना के कारण लगे ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस को पहुंचने में कई घंटे लग गए। इसलिए जब काल अस्पताल पहुंचा तो उसकी हालत पहले से ही गंभीर थी। उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं, तिल्ली फटी हुई थी और अंदरूनी रक्तस्राव हो रहा था, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। डेरेक को तब बुलाया गया था जब काल ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन काल का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने डेरेक को अपनी संवेदनाएं दी, लेकिन उसे बस हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे मेरे भाई से मिलने दो, उसने विनती की। शव चादर से ढका हुआ था, सिर्फ सिर दिखाई दे रहा था। डेरेक अभी भी अपने छोटे भाई के चेहरे पर खून के निशान देख सकता था। डेरेक ने जांच के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी को अपना नंबर दे दिया और फिर घर लौट आया। ट्रैफिक कैमरों की बदौलत अपराधी को तुरंत पकड़ लिया गया। पता चला कि वह एक 17 साल का लड़का था, जिसने अपने पिता की कार चुराई थी और फिर अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। मुकदमे से पहले के महीनों में डेरेक ने बहुत दुख झेला। उस शापित डी.ए. ने उसे नाबालिग मानकर मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया था और उससे भी ज्यादा शापित जज ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था। ये सब तब हुआ जब उसका छोटा भाई, उसका काल, उसकी वजह से मर गया। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? डेरेक चिल्लाता और जो भी उसकी बात सुनने को तैयार होता, उससे बहस करता। उस छोटे से बच्चे के अधिकारों और भविष्य के बारे में इतनी बातें क्यों? मेरे भाई के अधिकारों का क्या? उसके भविष्य का क्या? काल के पास उसकी वजह से कुछ भी नहीं है। ये कैसा न्याय है? डेरेक ने कई बार डीए कार्यालय का दौरा किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और उनसे अधिकतम सजा की मांग की। वे हमेशा दयालु और सहयोगी रहे और उससे वादा किया कि वे काल को कभी नहीं भूलेंगे। जब अंततः मुकदमे का दिन आया तो डेरेक की दुनिया एक बार फिर मर गई। डी.ए. और बचाव पक्ष के वकील के बीच समझौता हो गया था। चूंकि क्रिस वेनराइट, हत्यारे का नाम यही था, अभी नाबालिग था और यह उसका पहला अपराध भी था, इसलिए उसने पुनर्वास केंद्र में जाकर 600 घंटे सामुदायिक सेवा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अगर क्रिस अपना पुनर्वास कार्यक्रम पूरा कर लेता और अगले 3 सालों में कोई अपराध नहीं करता, तो वह बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के एक स्वतंत्र नागरिक बन जाता। डेरेक इतना स्तब्ध था कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। जब सत्र समाप्त हुआ तो वह सीधे डी.ए. के पास गया और दबी हुई आवाज में एक सवाल पूछा, क्यों? और फिर अपने अत्यंत दयालु और मिलनसार लहजे में डी.ए. सहायकों ने डेरेक को समझाया कि क्रिस एक अच्छे परिवार का लड़का था, जिसने एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। क्रिस को पहले ही कई टेक में दाखिला मिल चुका था और यह उसका पहला अपराध था। इसके अलावा उसके माता पिता ने एक अच्छा वकील रखा था और जज शायद क्रिस की जिंदगी बर्बाद करने को तैयार नहीं होते। उनकी उम्मीदों के बावजूद डेरेक ने कोई हंगामा नहीं किया। डेरेक की आग बुझ चुकी थी, उसके पास अब और आंसू बहाने के लिए नहीं बचे थे। अगले कुछ दिनों तक डेरेक अपनी दिनचर्या में लगा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसका दिमाग अब भी पिछले 6 महीने में हुई हर बात को नकार रहा था। बस एक ही चीज उसे जिंदा होने का एहसास दिला रही थी, वह था लगातार सिरदर्द जो काल की मौत के कुछ समय बाद शुरू हो गया था। उसके डॉक्टर के अनुसार ये तनाव से जुड़ा लक्षण था, इसलिए जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद डेरेक एस्पिरिन और पैरासिटामोल ऐसे निगल रहा था जैसे वे कैंडी हों। लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बदतर होता गया।
डेरेक ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर गंभीर जांच करवाई और एक बार फिर बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। पूरे शरीर के स्कैन और अनुवर्ती बायोप्सी के अनुसार उन्हें दूसरे चरण का फुफ्फुसीय कैंसर था। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया। डेरेक ने डरने की बजाय अधिक प्रसन्नता से कहा। वाकई, यह अजीब है। उनके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनरो काफी हैरान थे। वह एक सुंदर हिस्पैनिक महिला थी, शायद डेरेक से 5 साल बड़ी। एक पल भी न होता तो शायद वह उसे डेट पर जाने के लिए पूछ लेता। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक रासायनिक कंपनी में काम करते हो, है ना? डेरेक ने सिर हिलाया। इतना आक्रामक कैंसर होना कोई संयोग नहीं है। मेरी निजी राय है कि उनका वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गया। आप और भगवान ही जाने कितने लोग काफी समय से जहर की सांस ले रहे हैं। लेकिन हम रसायनों के साथ काम करते समय पूरे समय मास्क पहने रहते हैं, और अपनी बात कहूं तो मैं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करता हूं। मेरे सहकर्मी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। डेरेक को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कि मास्क सस्ते कबाड़ हों, या हो सकता है कि प्रयोगशाला या भंडारण, अगर दोनों में नहीं तो कहीं लीक हो। ये कॉर्पोरेट बदमाश सिर्फ मुनाफा चाहते हैं। मुझे इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि वे अपनी जेब में अधिक लाभांश डालने के लिए सुरक्षा बजट में कटौती करें। डॉक्टर मोनरो बहुत क्रोधित थे, यहां तक कि अपनी अचेतन अवस्था में भी डेरेक ये बता सकता था कि इसमें कुछ और भी है। डॉक्टर, आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले उसने कुछ देर तक अपने निचले होंठ को काटा। तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हारी कंपनी का ये पहला मामला नहीं है। मैंने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और संघीय सरकार को दे दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक अच्छा वकील ढूंढता और उन पर मुकदमा कर देता। इलाज के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। मैं वकील की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं किसी भी उपचार से इनकार करता हूं। मैं केवल उपशामक देखभाल ही लूंगा। डॉक्टर मोनरो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। क्या आपको पता है कि उचित उपचार के बिना आपके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल ही बचा है? और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आपका कैंसर वाकई बहुत गंभीर है। अगर हम इसे हराना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी। स्थिति नाटकीय थी, लेकिन डेरेक को वे सभी हम शब्द बहुत मजेदार लगे, इसलिए वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। डॉक्टर, हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं, इसलिए हमें अलग होने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। डेरेक ने ठंडे स्वर में उससे कहा। मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई प्रियजन नहीं है। मेरे छोटे भाई की राख ही मेरा साथ देने के लिए बची है। मैं कल मर भी जाऊं, मुझे जरा भी परवाह नहीं। उनके रिश्ते खराब रहे, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना नंबर दे दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए या उसे बस बात करने की जरूरत हो तो वह उसे बता सके। डेरेक ने अपने पुराने शार्क वकील को फोन किया और सारी बात बताई। वर्षों बीत गए, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड भेजते थे। डेरेक ने उस पर नजर रखी हुई थी, बस किसी भी स्थिति के लिए। अब उसके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए थे, लेकिन फिर भी वह एक अव्वल दर्जे का शार्क था। डेरेक ने काम पर जाना बंद कर दिया और बेफिक्री से पैसे खर्च करने लगा। वह उन सभी शानदार रेस्टोरेंट में जाता था जहां वह हमेशा से जाना चाहता था, वो सूट खरीदता था जिनके बारे में वह हमेशा से सपने देखता था, और नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में सिर्फ अपनी पसंद का खाना खाता था। डेरेक अपना अधिकांश दिन अपने नए गेमिंग पीसी पर गेम खेलने में बिताता था और उन सभी स्थानों पर जाता था जो उसके और काल के लिए महत्वपूर्ण थे। फिर निदान के 24 दिन बाद उन्हें एक आभास हुआ। अध्याय 4। नौकरी छोड़ने के बाद से यह रातें बाकी सभी रातों जैसी ही थीं। डेरेक अपना नया सूट पहनकर शहर से बाहर घूमने निकल पड़ता, ये देखने के लिए कि उसे सबसे पहले कौन मारेगा, कैंसर या कोई पागल दिमाग। जब वह थक जाता या बस बोरियत महसूस करता तो टैक्सी लेकर घर वापस आ जाता। डेरेक तेज कदमों से चल रहा था, नशे में धुत, तभी उसने उसे देखा। क्रिस वैनराइट। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी, जो एक कागज के थैले में छिपी हुई थी, जिससे वह बड़े बड़े घूंट पी रहा था। क्रिस एक किशोरी लड़की के साथ जोर जोर से बातें और हंसी कर रहा था, जिसकी त्वचा काफी उभरी हुई थी। वह एक जॉइंट पकड़े हुए बड़े बड़े कश ले रही थी, जब तक कि उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं कर ली और कार में बैठ नहीं गए। यह एक कस्टम पेंटेड मसल कार थी। वह कैमेरो कार नहीं थी जिससे क्रिस ने काल को मारा था, बल्कि उससे भी बड़ी और महंगी थी। उस पर डेरेक को खून की उल्टी आने लगी। वह उस छोटे से कमीने को कैसे भूल सकता था? क्या कैंसर ने उसके दिमाग को इतना बिगाड़ दिया था कि वह इतनी लापरवाही से अपनी जान दे सके? टायरों की चीख सुनाई दी और कार अचानक स्टार्ट हो गई, और सड़क पार कर रही एक महिला को लगभग कुचलती हुई निकल गई। कम कपड़े पहने लड़की ने खिड़की नीचे की और उस महिला को गालियां देने लगी जो अभी भी डर के मारे जमी हुई थी। डेरेक उन दो बेवकूफों की हंसी लगभग सुन सकता था। दांत पीसते हुए उसने एक टैक्सी बुलाई और अपनी आखिरी हरकत की योजना बनाने लगा। पहले तो उसने सोशल मीडिया पर क्रिस का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी सारी दिनचर्या और आदतें जान लीं।
फिर डेरेक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी सही लोकेशन जानने के लिए कैमरों के नीचे एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। क्रिस के चिरपर को सरसरी तौर पर देखते ही उसे पैरोल समझौते के कम से कम 50 उल्लंघन मिले। उसका पीछा करते हुए डेरेक ने क्रिस की शराब और ड्रग्स का सेवन करते हुए कई तस्वीरें खींची। लेकिन डेरेक का पुलिस को सबूत सौंपने का कोई इरादा नहीं था। इससे उसे क्या हासिल हो सकता था? क्रिस को बस एक और थप्पड़ पड़ेगा और फिर वह ज्यादा सावधान रहने लगेगा। डेरेक के पास न तो समय था और न ही वह तथाकथित न्याय प्रणाली के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखता था। एक हफ्ते से भी कम समय बाद क्रिस के बुकफेस पेज को देखकर डेरेक को एक रेव पार्टी के बारे में पता चला जिसमें उसे हिस्सा लेना था। डेरेक ने अपने उपकरणों की दोबारा जांच की और अपनी नई कार, एक काली 1967 शेवरले इम्पाला, में बैठ गया। राक्षसों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी कार। ये रेव पार्टी गुप्त थी, इसलिए इसे किसी जर्जर और वीरान जगह पर आयोजित किया जाएगा। डेरेक ने क्रिस का बहुत करीब से पीछा किया और जैसे ही वे ट्रैफिक कैमरों से दूर हुए, उसने कैमरों को साइड से टक्कर मार दी, जिससे क्रिस को रुकना पड़ा। जैसे ही क्रिस कार से नीचे उतरा, डेरेक ने उसे स्टन गन से नीचे उतारा और फिर जल्दी से यह जांचने लगा कि क्या कैमरों में और यात्री हैं। ऐसा लग रहा था कि क्रिस की किस्मत अच्छी थी, वह अकेले गाड़ी चला रहा था। डेरेक ने उसकी तलाशी ली और हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बिटफिट, स्मार्टफोन, यहां तक कि क्रिस की चाबी भी तोड़ डाला। डेरेक ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने अपना स्मार्टफोन और जीपीएस ट्रैकर तोड़ दिया और सब कुछ सड़क के बाहर फेंक दिया। फिर उसने क्रिस को इम्पाला की डिक्की में बिठाया और एक पार्टी की ओर चल पड़ा, जिसमें केवल वे दोनों ही थे। डेरेक पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक खाली पड़े गोदाम में गया। उसने बड़े धातु के दरवाजों को बंद रखने वाले ताले और जंजीर को पहले ही उतारकर अपनी जंजीरें लगा दी थीं। गोदाम के अंदर केवल 2 कुर्सियां थीं, दोनों ही जमीन से जुड़ी हुई थीं, एक बाल्टी और कई पानी की टंकियां थीं। डेरेक ने ट्रंक खोला तो देखा कि क्रिस होश में आ गया है, इसलिए उसने उसे फिर से बिजली के झटके दिए। फिर वह क्रिस को एक कुर्सी पर ले गया और उसके हाथ पैर कसकर बांधने लगा। फिर डेरेक ने उस पर पानी की एक बाल्टी फेंकी और उसे अपना ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। हेलो क्रिस, मेरा नाम डेरेक एस्पोसिटो है और तुमने मेरे भाई को मार डाला। हमें बात करनी है। क्रिस ने बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश की और उसकी कोशिशों की सराहना करते हुए डेरेक ने उसे कमर में जोर से नाइटस्टिक से मारा। दर्द से वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। मैं कहाँ था? हाँ हाँ, आखिरी बार हमने एक दूसरे को तुम्हारे प्रहसन मुकदमे के दौरान देखा था। क्या तुम्हें मेरी याद है? क्रिस की हाँफने की आवाज तेज हो गई। अच्छा, चलो सीधे काम पर आते हैं। डेरेक ने कार से 2 डिजिटल टाइमर निकाले, पहले को 30 मिनट और दूसरे को 2 घंटे, 44 मिनट और 16 सेकंड पर सेट किया। फिर उसने बंदूक निकाली और क्रिस के जिगर पर 2 बार गोली चलाई। उसकी चीख तो गैग बॉल की वजह से दब गई, लेकिन गोलियों की आवाज खाली गोदाम में जोर से गूंज उठी। डेरेक ने दोनों टाइमर एक साथ चालू किए और पास आकर खून की जांच की। खून गाढ़ा और काला था, जो कुचले हुए लीवर का साफ संकेत था। अब असली दर्द शुरू होने से पहले, मैं चाहता हूं कि तुम टाइमर पर अच्छी तरह से ध्यान दो, वे बहुत जरूरी हैं। क्रिस रो रहा था और चीख रहा था, इसलिए डेरेक को उसका ध्यान खींचने के लिए उस पर फिर से पानी छिड़कना पड़ा और उसके बाल खींचने पड़े। पहला टाइमर बताता है कि आपके पास कितना समय बचा है। इसके बजने के बाद, अगर कोई चमत्कारिक ढंग से दरवाजा तोड़कर आपको बचा भी ले, तो भी आप मर चुके होंगे। आपके पास बस इतना ही समय है कि आपका शरीर लिवर द्वारा फिल्टर न किए गए विषाक्त पदार्थों से इतना भर जाए कि कोई भी प्रत्यारोपण आपको बचा न सके। दूसरा टाइमर एक सरप्राइज है। हम समय पर उस तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आपका एकमात्र काम जागते रहना और दर्द के हर पल का आनंद लेना है, जैसे काल ने लिया था। समय उड़ता गया, क्रिस गैग बॉल के माध्यम से चिल्लाता रहा और जल्द ही पहला टाइमर बज गया। क्रिस और भी जोर से रोने लगा, कभी कभी तो वह लगातार बढ़ते दर्द के कारण ही रोना बंद कर देता था। डेरेक अब उससे बात नहीं करता था, वह बस आगे पीछे घूमता रहता था, कभी कभी दूसरे टाइमर की जांच करता था। हर बार जब क्रिस बेहोश हो जाता, तो डेरेक उस पर पानी छिड़कता और बाल्टी को दोबारा भरने से पहले उसे जागते रहने के लिए मजबूर करता। जब दूसरा टाइमर बजा, तो डेरेक ने अंततः पुनः बात की। मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी। बुरी खबर यह है कि मैंने पहले झूठ बोला था। मैंने लीवर की चोटों पर गहन शोध किया था और इतने कुचले हुए लीवर के साथ तुम्हें शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें अमेरिका के सबसे अच्छे अस्पताल के सामने भी गोली मार दी होती, तो भी अगर उनके पास उपयुक्त लीवर न होता, तो तुम मर जाते। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देना चाहता था, जैसा मेरे भाई के साथ मदद का इंतजार करते हुए हुआ था। अच्छी खबर यह है कि तुमने भी काल की तरह ही कष्ट सहा। मैं भले ही बहुत कुछ हूँ, निर्दयी, प्रतिशोधी, झूठा, हत्यारा, लेकिन मैं निष्पक्ष भी हूँ। तो अब तुम्हारा दुख खत्म। डेरेक ने क्रिस के सिर पर बंदूक तान दी और उसे 2 बार मारा। फिर उसने उसे अपने सिर की ओर इंगित किया। छोटे भाई, मैं आ रहा हूँ।
मेरा इंतजार करना, और आखिरी बार ट्रिगर दबाया। जबकि डेरेक का शरीर अभी भी नीचे गिर रहा था, उसकी चेतना प्रकाश में डूबी हुई थी और वह आकाश की ओर खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। कई महीनों के शोक, जीवन भर के दुख और दर्द के बाद डेरेक को लगा कि उसके सारे दुख और घृणा खत्म हो रहे हैं। डेरेक ने ऐसा आनंद पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस नए रूप में उसे कोई नकारात्मक भावना महसूस नहीं हुई। वह अपने अतीत के साथ शांति में था, अपने भविष्य से बेखौफ। डेरेक एक ऐसे वर्तमान का आनंद ले रहा था जो उसे लगता था कि अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है, और इसमें कोई सही या गलत, सफलता या असफलता नहीं है। वह बस रहेगा, बिना किसी बंधन के। वह मादक अनुभूति तब तक बनी रही जब तक कि वह अचानक जाग नहीं गया, जीवित था और सांस ले रहा था। उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं लौट आई, उसे फिर से निराशा में डुबो दिया। डेरेक अपनी आंखों को एकाग्र करने की कोशिश करते हुए मन ही मन कोस रहा था। शायद सिर में गोली लगने की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र धुंधली हो गई थी। ये तो बस एक बेहतरीन योजना थी। किसी बेवकूफ ने मुझे बचा लिया होगा और किसी तरह मैं अस्पताल तक का सफर तय कर पाया। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे अभी भी कैंसर है। मैं अभी भी अकेला हूँ। लेकिन जब आखिरकार उसकी आंखें साफ हुईं, तो वे उसके तर्क से पूरी तरह असहमत थीं। डेरेक किसी विशाल धातु के गलियारे में था जो लाशों से घिरा हुआ था। सटीक रूप से कहें तो एलियन लाशें। उन सभी ने पूरे शरीर पर एक तरह का कवच पहना हुआ था, जो किसी साइंस फिक्शन स्पेस सूट जैसा लग रहा था। मैं कहाँ हूँ? इसका क्या मतलब है? वह उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह पहले हाथ से नीचे गिरा, और तभी उसे ध्यान आया कि उसने भी अंतरिक्ष सूट पहना हुआ है, और उसके चारों हाथों में 3-3 उंगलियां हैं। क्या यह वास्तविक बकवास? अध्याय 5। काफी चीखने चिल्लाने और घबराने के बाद डेरेक ने अंततः अपना संयम वापस पा लिया और अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसकी नज़र स्पेस सूट में छाती के स्तर पर एक बड़ा सा छेद पर पड़ी। छेद की आकृति पर जगह जगह जलने के निशान थे और सूट और लाशों दोनों पर बैंगनी रंग की जेली जमी हुई थी। इसका मतलब था कि बैंगनी जेली जमा हुआ एलियन खून था। डेरेक ने अपना सिर घुमाकर उस जगह को देखा जहां वह जागा था, और उसे ढेर सारा खून दिखाई दिया, और साथ ही कुछ ऐसा भी था जिसे देखकर उसे लगा कि यह किसी तरह का बिखरा हुआ आंतरिक अंग है। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने सोचा। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह शरीर जूलियस सीज़र की तरह ही मृत था, जब तक कि मैं किसी तरह इसमें निवास नहीं कर गया। और किसी भी कारण से ये पूरी तरह से ठीक भी हो गया है। अरे यार, इसका मतलब है कि सभी धर्म बिल्कुल गलत हैं। शुक्र है कि मैंने कभी किसी भी तरह की बकवास पर विश्वास नहीं किया, वरना मैं अभी बहुत निराश होता। डेरेक ने फिर अपने नए शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसके 4 हाथ थे, सिर्फ 2 पैर, लेकिन सभी अंग लंबे और पतले थे। टांगे बिल्ली की तरह उल्टे जोड़ों वाली थीं। दोनों हाथों और पैरों में सिर्फ 3-3 उंगलियां थीं। डेरेक उसके चेहरे के हाव भाव जानने को उत्सुक था, लेकिन कोई परावर्तक सतह नजर नहीं आ रही थी। इसलिए उसने उंगलियों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सूट के साथ एक हेलमेट भी था, जिससे उसकी इंद्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा। एकमात्र चीज जो वह स्थापित कर सका, वह थी हेलमेट का आकार, और इसके आधार पर डेरेक का नया सिर शार्क के पृष्ठीय पंख जैसा कुछ होना चाहिए था। फिर उसने बोलने की कोशिश की। टेस्ट टेस्ट, डेरेक एस्पोसिटो, 1, 2, 3। वह किसी तरह बोल पाया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी ही थी। इसका मतलब था कि उसे शरीर के पिछले मालिक से न तो मांसपेशियों की याददाश्त विरासत में मिली थी और न ही बुद्धि। डेरेक ने उठने की कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके पुराने शरीर से बहुत अलग था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी और एक बच्चे की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए उसने लाशों की जांच शुरू कर दी ताकि समझ सके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सूट देखकर लग रहा था कि 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी। एक ने लाल रंग का स्पेस सूट पहना था, और दूसरा, जो डेरेक ने पहना था, स्लेटी रंग का था। उसे पता नहीं था कि कौन जीत रहा है, लेकिन वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब तक सूट में यूनिवर्सल ट्रांसलेटर न लगा हो, वह संवाद करने में असमर्थ था। दुश्मन उसे देखते ही मार डालेंगे, और सहयोगी शायद उसे कूड़े की तरह फेंक देंगे। कौन एक ऐसे बेवकूफ को चाहेगा जो जीवन या मृत्यु की स्थिति में चलने में भी असमर्थ हो? मैं एक दिन से भी यहाँ नहीं हूँ और मैं पहले से ही मृत हूँ। हार न मानते हुए डेरेक दीवारों का सहारा लेकर ऊपर उठने में सफल रहा और खोजबीन शुरू कर दी। गलियारे में कई दरवाजे थे, फिर भी उसके पास बहुत सीमित विकल्प थे, क्योंकि वह केवल खुले दरवाजों से ही जा सकता था। डेरेक को न तो दरवाजे खोलने का तरीका पता था और न ही रास्ते में मिले कंट्रोल पैनल को चलाना। उसने बेतरतीब ढंग से बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसे भूख लगने लगी थी। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? किसी अंतरिक्ष यान, किसी एलियन ग्रह या किसी और जगह पर भूखा मरकर? मुझे नहीं पता कि यह बेकार मांस का ढेर क्या खाता है। अगर मैं खाने के पहाड़ पर भी ठोकर खा जाऊं, तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या है।
और अगर लग भी जाए तो मुझे नहीं पता कि इस हेलमेट को कैसे उतारूं। कई घंटों तक चलने के बाद भूख और हताशा ने उसे उन्माद की स्थिति में पहुंचा दिया। डेरेक चीखता रहा और जो कुछ भी हाथ में आता उसे लात मारता रहा, जब तक कि थकान के कारण उसे नींद नहीं आ गई। जब वह उठा तो उसका मन फिर से साफ था। यह एक बुरा सपना है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, यहाँ तक कि अगर मैं खुद को मारना भी चाहूं तो मुझे पता नहीं चलेगा। उसने अपनी हताशा को दूर रखने के लिए अपने सिर के पिछले हिस्से को दीवार पर पटक दिया। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन साइंस फिक्शन के माहौल में पुनर्जन्म लेना वाकई सबसे बुरी स्थिति है। एलियन शरीर, एलियन रीति रिवाज, नई प्रजाति के सामान्य ज्ञान का पूर्ण अभाव। और इससे भी बदतर बात यह है कि यहाँ सब कुछ इतना हाई टेक है कि मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकता। अरे, हर बटन को टैग भी किया जा सकता है, फिर भी यह मेरे लिए बेकार रहेगा क्योंकि मुझे उनकी भाषा नहीं आती। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वह हर घंटे कमजोर होता जा रहा था। समय न गंवाते हुए वह फिर से इधर उधर भटकने लगा, इस बार हर दरवाजे पर धमाका करता और चिल्लाता, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में। भूख और थकावट के कारण डेरेक पुनः बेहोश होने की कगार पर था, तभी अंततः एक दरवाजा खुला। झटका इतना जोरदार था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ स्लेटी रंग के सूट पहने एलियन एक किलेनुमा आकृति में खड़े थे। हर कोई किसी न किसी तरह की लंबी धातु की छड़ी पकड़े हुए था, मानो वह कोई राइफल हो। डेरेक ने उठने की कोशिश भी नहीं की, उसने बस दाहिना हाथ हिलाया, उम्मीद करते हुए कि यह शांति का संकेत होगा। तारांकन, कैप्टन, वह जार्क है। उसका जीवन संकेत वापस ऑनलाइन होने का कारण सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वह अभी भी जीवित है। तारांकन, इस बिंदु से आगे तारांकन का अर्थ है वे शब्द जो डेरेक को समझ में नहीं आते। सेना का गठन हुआ और एक लंबा और भारी भरकम एलियन हमारे करीब आ गया। सैनिकों ने न तो अपने हथियार नीचे किए और न ही ध्यान खोया, वे हमले के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारांकन, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो, सिपाही? और ट्रक के नाम पर तुम उस घात से कैसे बच गए? तारांकन, कप्तान ने रूखी आवाज में पूछा। यार, मुझे नहीं पता तुमने अभी क्या कहा। तारांकन, वह क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर, उस ब्लास्टर के घाव के बारे में कुछ पता है? तारांकन, डेरेक के शरीर को स्कैन करते हुए एक बैंगनी रंग के कपड़े पहने एलियन आगे बढ़ा। तारांकन, कोई नहीं, सर। ये साम्राज्य की कोई बोली नहीं है। और स्कैनर से पुष्टि होती है कि उसके कवच में छेद निश्चित रूप से कोरेलिन ब्लास्टर का है। मुझे नहीं पता कि वह बिना किसी चोट के कैसे बच गया। यह एक चमत्कार है। तारांकन, तारांकन, यह एक बोझ है। तारांकन, कप्तान का स्वर गंभीर था। उसने एक सिपाही के हाथ से एक छड़ी ली और एक बटन दबाकर उसे ग्लेव में बदल दिया, जिसका ब्लेड शुद्ध ऊर्जा से बना था। लगता है मैं लाइट सेबर से मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, एक बार और मैं रूसी में बदल जाऊंगा। खुशकिस्मत हूं मैं, एक और दरदरहित मौत आने वाली है। जब कैप्टन ने उसकी छाती में ग्लेव भोंका तो जलने की कोई आवाज नहीं हुई। वह उसकी बगल से होकर गुजरी और खून बहने से उसकी मौत हो गई। ये ब्लेड लेजर आधारित हथियार नहीं था, बल्कि एक कठोर प्रकाश निर्मित हथियार था, जो इसे साधारण ग्लेव से अलग नहीं बनाता था। तारांकन, सुनो, सैनिकों। जार्क एक अच्छा सैनिक था और हम उसे इसी तरह याद रखेंगे और शोक मनाएंगे जब और अगर हम यहाँ से जिंदा बच निकले। लेकिन वह चीज, चाहे जो भी हो, एक जोखिम है जिसे हम नहीं उठा सकते। राजकुमार रेकाहाट हमारी देखभाल में है और वे कोरेलन विद्रोही बदमाश अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच एक जासूस होने से बेहतर है कि कुछ अतिरिक्त नुकसान हो। अब वह दरवाजा बंद करो और परिधि की फिर से जांच करो। तारांकन, इस बार डेरेक के लिए मौत बिल्कुल भी दर्द रहित नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती में आग लग गई हो, लेकिन असल में जख्म से ज्यादा फेफड़ों में दर्द हो रहा था। डेरेक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हर सांस पिछली सांस से ज्यादा उथली और मुश्किल होती जा रही थी। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे डूब रहा है। उसका गला बार बार हवा खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डेरेक को मरने में 1 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन उसके लिए तो मानो हमेशा के लिए ही था। एक बार फिर उसने खुद को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में डूबा हुआ पाया और उसकी ओर खींचा चला गया। पिछली बार की तरह उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं और गुस्सा गायब हो रहा है, लेकिन उस एहसास का आनंद लेने के बजाय वह बस परेशान था। डेरेक ने कभी किसी भगवान में विश्वास नहीं किया था, इसलिए उसने कभी स्वर्ग या नरक में विश्वास नहीं किया। मानव जाति हमेशा से ही एक भयानक जाति रही है, उसने सोचा। किसी को सचमुच बुरा कहना नामुमकिन है। ज्यादातर बुरे लोग बस वो लोग होते हैं जिन्हें कभी अपराधी बनने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे जैसे लोग भी हैं, जिन्हें जिंदगी ने तब तक धकेला जब तक वे टूट नहीं गए। मनोरोगी और समाज विरोधियों की तो बात ही छोड़िए। कोई जन्म से ही बुरा इंसान सिर्फ इसलिए नर्क में कैसे भेजा जा सकता है क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है।
इसलिए मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि या तो सबके लिए कोई परलोक है, या फिर कोई परलोक ही नहीं। मृत्यु को अंतिम आध्यात्मिक स्तर माना जाता है, अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, मंजिल एक ही होनी चाहिए। इसके बजाय मुझे पुनर्जन्म का ये सस्ता बहाना मिल गया जो मेरे साथ धोखा कर रहा था। यदि मैं अपनी सारी स्मृतियों को बरकरार रखूं तो पुनर्जन्म का क्या उद्देश्य हो सकता है। मैं जिस भी शरीर या ग्रह में जाऊं, मैं अपना बोझ ढोता रहूंगा, इसलिए प्रकाश से बाहर आने पर मेरा सारा दर्द, क्रोध और मानव जाति के प्रति घृणा मुझे वह सबक सीखने से रोक देगी जो मुझे सीखना चाहिए। उस अलौकिक जगह में उसे यह स्पष्टता मिली कि उसका मनोवैज्ञानिक आधा ही सही था। वह चाहता तो ही बदल सकता था, लेकिन अपने पिछले अनुभवों के कारण उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ये कैच-22 विरोधाभास का एक आदर्श उदाहरण था। अचानक उसे नीचे की ओर खींच लिया गया और वह प्रकाश से दूर चला गया। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन वह अभी भी अपने चारों ओर बहुत सारी हलचल सुन सकता था। विशाल हाथों ने उसे स्थिर पकड़ रखा था, जबकि वह उल्टी कर रहा था, भगवान जाने क्या, और उसके नितंबों पर पड़ रही हवा से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह नंगा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसने सोचा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फिर से गहरी मुसीबत में हूँ। जब डेरेक आखिरकार देखने में सक्षम हुआ, तो उसने पाया कि उसके हाथ बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि समस्या ये थी कि वह बहुत छोटा था। सटीक शब्दों में कहें तो एक शिशु। तारांकन, वह जीवित है। मैंने ये कर दिखाया। मैं आपके लड़के की जान बचाने में कामयाब रहा। तारांकन, आगे की जांच से पता चला कि ये हाथ किसी बकवास करने वाली बुढ़िया के थे। डेरेक उस समय एक लकड़ी की झोपड़ी में था, जिसके चारों ओर फटे पुराने कपड़े पहने लोग थे, जिन्हें कपड़े तभी कहा जा सकता था जब वे 1000 ईस्वी की थीम वाले पुनर्जागरण मेले का हिस्सा हों। यार, मुझे हमेशा सही होने से नफरत है।